हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजू फॉर टेक। और आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज 1 तारीख हो चुकी है, तो आपको पता है कि 1 नवंबर को आपका यूपीपीएससी एई का एग्ज़ाम है। तो उसी के रिगार्डिंग मेरे पास काफ़ी मुझसे काफ़ी लोगों ने कहा, काफ़ी एस्पिरेंट्स हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि सर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है ना, रिन्यूएबल एनर्जी के सर नोट्स वगैरह प्रोवाइड करा दीजिए, और अगर पॉसिबल है तो सर लेक्चर्स भी आप प्रोवाइड करा दीजिए। तो मैंने जब सिलेबस वगैरह देखा तो मैंने देखा कि जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है, ठीक है, उसका क्या है कि इतना कह सकता हूँ कि यहाँ पे सिलेबस उतना ज़्यादा वाइड नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ख़त्म कराने की कोशिश करता हूँ आपके एग्जाम से पहले पहले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भी अपना सेशन। सारी की सारी आपको जो पीडीएफ है, जितना भी मैं यहाँ पे समझाऊंगा, जितना भी मैं पढ़ाऊंगा, वो सब की सब आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल एजू फॉर टेक में आपको देखने को मिल जाएगी। आप इस चैनल पर जाइए, अगर आपने अभी तक इसको वहाँ पे नहीं जुड़े, आप हमसे तो जुड़ सकते हैं। तो एजू फॉर टेक हमारा चैनल है टेलीग्राम का। तो अगर मैं सिलेबस की बात करता हूँ यहाँ पे, तो सिलेबस आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इतना अगर पिक्चर क्लियर नहीं है, बट स्टिल मैं आपको बता देता हूँ कि हमें पढ़ना क्या क्या है इसमें। सबसे पहले आप देख सकते हो कि हमें सोलर रेडिएशन के बारे में पढ़ना है यहाँ पे। फिर हमें देखना है सोलर थर्मल एनर्जी कलेक्टर के बारे में पढ़ना होगा। उसमें भी हमें क्या क्या देखना है, फ्लैट प्लेट फोकसिंग कलेक्टर, देयर मटेरियल एंड देयर परफॉर्मेंस। उसके बाद हमने क्या देखना है, सोलर थर्मल स्टोरेज। फिर आप एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ोगे, हीटिंग के बारे में, कूलिंग के बारे में, पावर जनरेशन किस तरीके से होती है। फिर सोलर फोटोवोल्टिक कन्वर्जन कैसे होता है, हार्नेसिंग ऑफ विंड एनर्जी, बायोमास एंड टाइडल एनर्जी मेथड एंड एप्लीकेशन, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल। तो बेसिकली देखा जाए तो ये सारा का सारा आपके पास सिलेबस रहने वाला है। और जो इससे नॉर्मली क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, जो नॉर्मली आपको एग्जाम में जो क्वेश्चंस मिलेंगे, वो आपको देखने को मिलेंगे थियोरिटिकल बेस, है ना। सीधी सीधी मैं बोलूँ तो आपकी थ्योरी इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी एज कंपेयर टू आपकी न्यूमेरिकल। अगर मैं न्यूमेरिकल की बात करता हूं तो 2019 में और 2020 में, ठीक है, 2019 में भी दो न्यूमेरिकल हमें देखने को मिले थे, और 20 में भी दो न्यूमेरिकल देखने को मिले थे। और ये जो न्यूमेरिकल थे, ये बिल्कुल कह सकता हूं कि आपके डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आपने सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो काफी इजी आपको देखने को मिले थे। बाकी मैं आपको समझा देता हूं कि किस तरीके से जो पैटर्न है हमारे पास यहाँ पे क्या रहने वाला है। देखो, बेसिकली हमें इसमें पढ़ना क्या है, हमें देखना है भी सोलर के बारे में हमें पढ़ना होगा। सोलर आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। जितना भी सोलर है, तो कह सकता हूं कि आपके जो ज्यादा लेक्चर्स रहेंगे वो सोलर पे रहेंगे। फिर हमें देखना है विंड के बारे में, ठीक है, विंड एनर्जी होगी। फिर हम देखेंगे फ्यूल सेल, है ना, फ्यूल सेल के बारे में जानेंगे। और उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि जो भी अदर मिसलेनियस चीजें हैं। तो अगर मैं बात करता हूं तो 2017 से ही हमारा इंट्रोड्यूस हुआ है। तो 2017 में जो इस इस सब्जेक्ट से जो आपके पास आए थे, वो टोटल 3 क्वेश्चंस आए थे, जिसमें हमें एक क्वेश्चन विंड से देखने को मिला था, एक क्वेश्चन हमें फ्यूल सेल से, और एक क्वेश्चन हमें अदर से मिला था। ठीक है, फिर अगर मैं बात करता हूं 2018 की बात करी जाए, तो 2018 में सिर्फ और सिर्फ इससे एक ही क्वेश्चन देखने को मिला था, और वो कहां से आया था, वो आपका आया था भी सोलर वाले से आया था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 2019 की बात करते हैं, तो 19 में इस सब्जेक्ट का जो वेटेज है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, और यहां से आपको 12 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसमें सोलर से आपके पास टोटल 8 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ सोलर रेडिएशन से आए। ठीक है, उसके बाद क्या है कि विंड से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, फिर फ्यूल सेल से आपसे 3 क्वेश्चन पूछे, और अदर से आपसे एक क्वेश्चन पूछा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो किस तरीके से इसका वेटेज बढ़ गया। और उसके बाद अगर हम बात करें 2020 की बात करते हैं, मतलब जो आपका जो एग्जाम हुआ था ईएससी का, उसमें भी आपको 12 मार्क्स देखने को मिले थे, जिसमें सोलर से 5 हुआ था, विंड से आपके पास 3 क्वेश्चन, फ्यूल से आपके पास 3 क्वेश्चन, और एक यहाँ पे आपको देखने को मिला था। तो इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आप देख सकते हो कि जो इंपॉर्टेंस है हमारे पास जो इस वाले की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और आपको पता है कि ये आपका कहां पर पूछा जाता है, इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछा गया है। तो हमें जो क्वेश्चंस करने होंगे प्रीवियस ईयर, वो कहां से मिलेंगे, हमको इंजीनियरिंग सर्विसेज से ही मिलने वाले हैं। और जो ये सिलेबस मैंने लिया है, वो सिलेबस कहां से लिया है, आपका इंजीनियरिंग सर्विस से ही सिलेबस लिया है। और यहाँ पे आपको क्या चीज ध्यान से पढ़नी है, आपको यहाँ पे थ्योरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू न्यूमेरिकल। अब तक कुल 4 न्यूमेरिकल
न्यूमेरिकल आए हैं जो मैं यहाँ पे आपको करा दूंगा। आप देखोगे कि न्यूमेरिकल हमारे क्या है, यहाँ पे बिल्कुल कह सकते हैं बिल्कुल टू द पॉइंट है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं भी अपना रिन्यूएबल एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तो सबसे पहले देखते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी होती क्या है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, रीन्यू। रीन्यू का मतलब, और यहाँ पे क्या लिखा है, एबल। एबल मतलब क्या होता है, किसी की क्षमता। रिन्यू का मतलब क्या होती है, कोई चीज दोबारा से आ सकती है। तो रिन्यूएबल एनर्जी का कहने का यहाँ पे सिंपल सा मतलब है कि एक एनर्जी की ऐसी फॉर्म जो कह सकते हैं कि दोबारा से आप क्या कर सकते हो, उसको रीन्यू कर सकते हो। क्या कर सकते हो, दोबारा से वो रीन्यू हो सकती है। तो ये जो एनर्जी है ये कहां से आपको मिलेगी, ये ऑब्टेन होती है ऐसे सोर्सेस से जो क्या होते हैं, इन एग्जॉस्टिबल होते हैं। मतलब क्या है कि जो कभी खत्म नहीं हो सकते। ये एनर्जी आपको कहां से मिलेगी, आपको इन एग्जॉस्टिबल सब्सटेंस होंगे, ऐसे ऐसे सोर्सेस होंगे। जैसे हमारे पास क्या होता है भी, सोलर पावर, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का क्या है भी, आपके पास जब तक सूरज है, जब तक सूरज है तब तक आपके पास ये जो एनर्जी है ये हमेशा अवेलेबल रहेगी। और आप इस एनर्जी को अब बार बार यूज कर सकते हो। सबसे अच्छी बात है, आप इस एनर्जी को बार बार यूज कर सकते हो। भी सूरज है, रोज निकलता है, ठीक है। आप अगर वहां पे क्या करते हो, वहां पे सोलर कलेक्टर प्लेट लगा दो या सोलर सेल्स लगा दो। जिस टाइम आप देख सकते हो कि इस टाइम पर गवर्नमेंट भी काफी ध्यान दे रही है चीज पर। तो जब रोज सूरज निकलेगा तो आप क्या कर सकते हो, उस एनर्जी को बार बार यूज कर सकते हो। तो ऐसी एनर्जी हमारे पास किस कैटेगरी में आ जाती है, रिन्यूएबल एनर्जी में आ जाती है। तो बेसिकली हमारा चैप्टर भी क्या रहेगा, यहाँ पे विंड पावर पढ़ेंगे हम लोग, सोलर पावर देखेंगे, जियोथर्मल, टाइडल एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ये सारी की सारी क्या है, आपके पास रिन्यूएबल एनर्जी की ही फॉर्म होती है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे कह सकता हूँ, जो इसका इंपॉर्टेंट फीचर है वो क्या है कि आप इसको दोबारा से हार्नेस कर सकते हो विदाउट द रिलीज ऑफ हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स। मतलब ये कोई भी पॉल्यूशन वगैरह प्रोड्यूस नहीं करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आती है वो आती है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी हमारे पास क्या होती है, ऐसी कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, जैसे कोयला है। कोयला आज है, कल रहेगा, लेकिन आने वाले टाइम में धीरे धीरे जो कोयले की खानें हैं वो खत्म होती जाएंगी। तो एक टाइम पे क्या होगा, कोयला भी आपका खत्म हो सकता है। ऑयल है, ठीक है, गैसेस हैं, ये सारी की सारी क्या है, टाइम के साथ धीरे धीरे क्या हो रही है, कंज्यूम होती जा रही हैं और ये आपके पास खत्म हो सकती हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे क्या जाना, हम लोगों ने ये जाना, अगर मैं रिन्यूएबल एनर्जी की बात करता हूं तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन रेट होगा, ठीक है, कह सकता हूं कि यहाँ पे जो प्रोडक्शन रेट है वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। किससे, एज कंपेयर टू कंजम्पशन रेट, एज कंपेयर टू कंजम्पशन रेट। तो कंजम्पशन रेट से हमारा क्या है, प्रोडक्शन रेट बहुत ही ज्यादा हाई होता है इन केस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और दूसरी आपको क्या बात ध्यान रखनी है कि हमारे पास अगर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की मैं बात करता हूं तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्शन रेट होगा, जो प्रोडक्शन रेट होगा वो क्या होगा भी, कहीं ना कहीं आपके पास कंजम्पशन रेट से क्या होगा, कम होगा। कंजम्पशन रेट से क्या होगा भी, कम होगा। मतलब क्या है कि आप इसको फास्टली कंज्यूम कर रहे हो एज कंपेयर टू प्रोडक्शन रेट। भाई आपको पता है कोयला की खाने, कोयला इतनी जल्दी तो नहीं बनता है, इसको बहुत टाइम लगता है। और हम क्या कर रहे हैं, कोयला का लगातार क्या कर रहे हैं, इसको कंज्यूम करते जा रहे हैं, ठीक है। तो फॉसिल फ्यूल की बात कर लेते हैं भी। जैसे हमारे पास क्या आते हैं, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, ये सारे के सारे क्या है, आपके पास फॉसिल फ्यूल होते हैं, ठीक है। तो यहां से मैंने आपको भी समझा दिया है, मोटा मोटा आप समझ सकते हो। ये हमारे पास क्या होते हैं भी, कोई भी पॉल्यूशन प्रोड्यूस नहीं करते हैं। मतलब क्या है, एनवायरमेंटल, मतलब कह सकता हूँ एनवायरमेंट क्या है, फ्रेंडली है। और यहाँ पे क्या होता है, आपके पास ये जो जितने भी बंद करते हो आप देखते हो कि यहाँ से क्या होता है, आपके पास क्या मिलता है भी, आपको हमेशा पॉल्यूशन मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से हमारे पास, ये हमारे पास क्या है भी, ये हमारे पास से रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है और ये हमारे पास क्या है भी, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि बायोमास है, सोलर है, वाटर है, ठीक है, जियोथर्मल है, विंड एनर्जी है, सारी की सारी किसके अंदर आती है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। और हमारे पास जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गए, ऑयल हो गया, कोयला हो गया, नेचुरल गैस होगी, पेट्रोलियम हो गई, ये सारे के सारे किसके अंडर आते हैं, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, मैं क्या दिखा रहा हूँ, ये आपको सोर्सेज बता रहा हूँ कि कौन से सोर्सेज हमारे पास हैं। तो रिन्यूएबल है और हमारे पास क्या है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं।
अब यहाँ पे फटाफट थोड़ा बहुत आपको देख लेता हूँ, ठीक है, जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगता है वो मैं समझा दूंगा, बाकी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। तो अगर मैं एनर्जी सोर्स की बात करता हूँ, सबसे पहले हम लोग देखते हैं फॉसिल फ्यूल्स। तो फॉसिल फ्यूल्स क्या है हमारे पास, जैसे क्या हो गया, अभी केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। तो एडवांटेजेस की बात करता हूँ, सबसे पहले मैं एडवांटेज ये बोलता हूँ कि यहाँ पे क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी पर यूनिट मास में यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं। मतलब क्या है कि अगर आप क्या करो 1 केजी का मास लेते हो तो उस टाइम पे जो थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो काफी ज्यादा मिलेगी। इजी टू गेट एंड इजी टू ट्रांसपोर्ट, ठीक है, आराम से आप इसको ले सकते हो और ट्रांसपोर्टेशन में भी इसका काफी आसानी से होता है। कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड मेक प्रोडक्ट, जैसे कि प्लास्टिक हो गया। तो ये सिंपल सा हमारे पास क्या एडवांटेज है। अगर डिसएडवांटेज की बात करें, सबसे पहला तो क्या है कि ये लाइफ लॉन्ग नहीं है, मतलब एक टाइम के आके क्या हो जाएंगी, ये चीजें खत्म हो जाएंगी। तो ये नॉन रिन्यूएबल के अंदर आता है। जब आप इसको बर्न करते हो तो ये स्मोक प्रोड्यूस करता है, मतलब क्या करता है, पॉल्यूशन कॉज करता है। और बर्निंग कॉल क्या होता है, एंड जब कोयला को आप जलाते हो तो क्या होता है कि ऐसे सब्सटेंस को रिलीज करता है जो क्या करते हैं, एसिड प्रेसिपिटेशन को कॉज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, एसिड रेन वगैरह होती है और रिस्क ऑफ ऑयल स्पिल्स भी रहता है। जैसे कि आप देखते हो समुद्र में क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, ऑयल वगैरह फैल जाता है, तो वो क्या है, उसका रिस्क है। सेकेंड हमारे पास जो सोर्स आता है वो आता है न्यूक्लियर की फॉर्म में। तो न्यूक्लियर क्या है, भी हमें पता है कि यहाँ पे क्या है कि वेरी कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और पावर प्लांट्स यहाँ पे क्या होते हैं, कोई भी आपको स्मोक देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं डिसएडवांटेजेस को, तो आप जानते हो ये रेडियो एक्टिव वेस्ट होते हैं और ये भी हमारे पास क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है सोलर। तो सोलर की बात करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट लिमिटलेस सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। यहाँ पे मतलब क्या है भी, सूरज तो रोज ही आना है ना, उसे तो कहीं नहीं जाना। तो जब तक संसार है तब तक आपके पास सूरज है। तो यहाँ पे क्या है, लिमिटलेस सोर्स ऑफ एनर्जी है और ये कोई भी प्रोड्यूस नहीं करता एयर पोल्यूशन को। अगर मैं बात करूं यहाँ पे इस डिसएडवांटेज की, तो एक्सपेंसिव टू यूज फॉर अ लार्ज सेल एनर्जी प्रोडक्शन, मतलब यहाँ पे उसकी एनर्जी को कंज्यूम करना काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। जैसे सोलर सेल का एग्जांपल ले लो, आप सोलर प्लेट लगवाते हो तो कहीं ना कहीं क्या है, वो एक्सपेंसिव तो है, ठीक है। ओनली प्रैक्टिकल इन सनी एरियाज। हाँ, ये चीज आप देख सकते हो कि जैसे बारिश वगैरह होती है तो इतना इफेक्टिव आपके पास सोलर एनर्जी नहीं मिलती है। तो कह सकता हूं कि जहां पे सनी एरियाज होते हैं वहां पे ज्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है। उसके बाद देखो, अगर वाटर की बात करते हैं तो आप वाटर का कहाँ कहाँ यूज करते हो, आप डैम के लिए यूज करते हो, वहां पे क्या होता है, आप एनर्जी को प्रोड्यूस करते हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो ये हमारे पास एक तो रिन्यूएबल फॉर्म है और ये कोई भी पॉल्यूशन प्रोड्यूस नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप डैम बनाते हो तो कहीं ना कहीं जो रिवर का इकोसिस्टम है उसको क्या करता है, डिसरप्ट करता है, जिसकी वजह से आप देख सकते हो कि फ्लड वगैरह ये सब आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है मेरे पास, विंड एनर्जी आती है। विंड की बात करें तो रिन्यूएबल फॉर्म है, लेकिन कह सकते हैं कि हमारे पास जो रिलेटिवली है ना, अगर सोलर से बात करें तो रिलेटिवली क्या है, इनएक्सपेंसिव है इसको जनरेट करने में, और ये भी कोई प्रोड्यूस नहीं करती क्या, एयर पोल्यूशन। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ कहां पर एप्लीकेबल है, जहां पे विंडी एरियाज आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है वो आता है जियोथर्मल एनर्जी। तो जियोथर्मल एनर्जी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास क्या है, भी ऑलमोस्ट लिमिटलेस है और पावर प्लांट रिक्वायर लिटिल है। हमें यहाँ पे बहुत हमें कम पावर प्लांट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ओनली प्रैक्टिकल एरियाज कहां पर, जहां पे हॉट स्पॉट्स होते हैं और वेस्ट वाटर क्या कर सकता है, भी सॉइल को डैमेज भी कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, बायोमास की बात कर लेते हैं। तो बायोमास में हमारे पास रिन्यूएबल फॉर्म है और रिक्वायर्स लार्ज एरिया ऑफ फार्मलैंड, पहला इसका डिसएडवांटेज। और दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, इट आल्सो प्रोड्यूसेस स्मोक, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि हमारे पास जनरली यहाँ पे हमारे पास क्या है, भी रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, हमने सारे देख लिए हैं सोर्सेस के बारे में। अब हम आ जाते हैं हमारे पास जो हमें इस एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है हमारे पास सोलर रेडिएशन। क्या है हमारे पास एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, सोलर रेडिएशन। और मैं ये मान के चलता हूं कि अगर आपके पास इससे एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, जो इसी बात है सिलेबस में मेंशन है, तो आएंगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको इसी में देखने को मिलेंगे। तो
सोलर रेडिएशन में हम लोग क्या क्या डिटेल में देखेंगे, ठीक है। ये जस्ट ओवरव्यू बता देता हूं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। हम लोगों को देखना है सोलर क्वांटिफिकेशन और सोलर ऑप्टिक्स के बारे में। फिर हमें जानना है कि सोलर डिवाइस कौन कौन से होते हैं, और सोलर डिवाइस में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। हम लोग सोलर कलेक्टर के बारे में जानेंगे, और हम क्या जानेंगे यहाँ पे फोटोवोल्टिक सेल के बारे में भी यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो जो बेसिकली जो सेल होता है हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, भी कह सकते हैं कि डीसी सोर्स होता है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं सोलर कलेक्टर के बारे में, तो सोलर कलेक्टर में हम लोग कौन कौन से कैटेगरी को देखेंगे। हम लोग देखेंगे नॉन फोकसिंग टाइप वाला, फिर हम लोग देखेंगे पॉइंट फोकस वाला, फिर हम लोग देखेंगे लाइन फोकस वाला, ठीक है। और फोटो ऑनिक जो एनर्जी होती है, ठीक है, हम उसको कन्वर्ट करने वाले भी सोलर रेडिएशन से। हम जब फोटो सोलर कलेक्टर पे कलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो कौन सी होगी, इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। तो फोटोनिक एनर्जी को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वो जो कन्वर्ट होगी वो किस में हो जाएगी, वो आपके पास थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर ये टरबाइन को रोटेट कराएगी, जिससे आपको क्या मिलेगी, शार्प पावर मिलेगी। और फाइनली क्या होगा, यहाँ पे पावर का आपको जनरेटर पे पावर आपकी कलेक्ट हो जाती है। फिर हम लोग देखेंगे क्या, टाइडल पावर के बारे में जानेंगे, जो बेसिकली काफी एक या दो लेक्चर में आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या देखना है, यहाँ पे हमें बेसिकली क्या देखना है, लूनर एनर्जी के बारे में पढ़ना है। तो एक हमारे पास रिलेशन है, ठीक है, आप लोग इसको जानते हो, जो ग्रेविटी फोर्स लगता है वो ये हमारे पास क्या होता है, इसका रिलेशन होता है, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या देखना है, विंड पावर के बारे में पढ़ना है, ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे हम लोग देखेंगे बोट्स लॉ के बारे में, ठीक है, बैट्स लॉ के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली जो काइनेटिक एनर्जी जो विंड से मिल रही है वो क्या करती है, एरोफॉइल है ना, जो एरोफॉइल हमारे पास जो कह सकते हैं, जो बड़े बड़े जो ब्लेड्स होते हैं उसको रोटेट कराती है, जिससे हमारे पास शार्प पावर प्रोड्यूस होती है, और ये जनरेट होगी कहाँ पे, जनरेटर पावर में, ठीक है। तो हमें इसको बहुत ही डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं वहां पे। उसके बाद हमारे पास क्या है, बायोमास के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो जो भी हार्वेस्टेड बायोमास है उसके हमारे पास क्या होंगे, कुछ यहाँ पे कह सकते हैं हमारे पास हाइड्रोकार्बन की फॉर्म में हम इसको एनर्जी को स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास पायरोलिसिस और हाइड्रोलिसिस होगा, ठीक है। जो हमारे पास फर्दर क्या होगा, यहाँ पे प्रोड्यूसर गैसेस वगैरह, या फिर एनएरोबिक फॉर्म में हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे कह सकते हैं हमारे पास गैसेस वगैरह कलेक्ट करी जाएंगी, जैसे हमारे पास होगी मीथेन गैस हो गई। तो ये सारा का सारा हमें पूरा डिटेल में पढ़ना है, तो चिंता मत कीजिए। उसके बाद हमें एक और देखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे पास फ्यूल सेल के बारे में देखना है। तो फ्यूल सेल में क्या होगा, जो भी केमिकल एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमें पूरा का पूरा पढ़ना है। ये हमारे पास जो 5 चीजें आपको दिखाई दे रही है, यही आपका क्या है, पूरा सिलेबस रहने वाला है। तो मैं मान के चलता हूं कि जो आपका जो सब्जेक्ट है ये 13 to 14 लेक्चर्स में, मतलब कोशिश करूंगा 15 से कम लेक्चर में आपका ये कंप्लीट हो जाए। तो एक दिन में मैं एक लेक्चर बनाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको भी लॉस ना हो। अब देखते हैं भी हमारे पास, आ जाओ अपने मेजर पार्ट में, जो है हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी। तो मैंने आपको बता दिया है कि एक ऐसी टर्म है जो यूज्ड होती है एनर्जी, जो क्या करती है, नेचुरली फ्लो करती है, रिपीटेडली होती है, और इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी विदाउट एनी एमिशन, ठीक है। जैसे क्या है, लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट क्या है हमारे पास, एक नॉन रिन्यूएबल का हमारे पास एग्जांपल है। बेनिफिट मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। पहला बेनिफिट हमारे पास आप देख सकते हो कि जो इसकी अवेलेबिलिटी है वो होती है, काफी ज्यादा होती है, ओवर अ वाइड जियोग्राफिकल एरिया में आपको ये अवेलेबल होंगे। इनफाइनाइट सोर्सेज हमारे पास होंगे, मतलब क्या है, कंटिन्यूअसली अवेलेबल रहेगा फॉर लार्ज टाइम। उसके बाद क्या है, ग्रीन एनर्जी है, मतलब क्या है, आपके पास ये इको फ्रेंडली है, यहाँ पे कोई भी एमिशंस आपको देखने को नहीं मिलता। उसके बाद क्या है, नेग्लिजिबल रनिंग कॉस्ट आपके देखने को मिलेगी। ये क्या है, इसके आपके पास कह सकते हैं भी एडवांटेजेस हैं। बाकी डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं, तो पहली डिसएडवांटेज क्या है, डाइल्यूट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। डाइल्यूट कहने का मतलब यह है कि आपके पास जो एनर्जी आ रही है आप उसको डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, पहले आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई भी आपको डिवाइस वगैरह लगा के पहले उस एनर्जी को स्टोर करना पड़ेगा, फिर फर्दर आप उसको यूज कर सकते हो, आप डायरेक्ट उसको यूज नहीं कर सकते। अगर आप मैं सोलर की बात करता हूं, जो सोलर से रेडिएशन आती है, तो जो सोलर रेडिएशन है वो क्या है हमारे पास, हम उसको पहले कलेक्ट करते हैं सोलर सेल में, फिर हम उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं कर पाते, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास, इंटरमिटेंट एंड अनप्रेडिक्टेबल होती हैं, मतलब क्या है, ये डिपेंड करती है किस पर, आपके पास जो वेदर की कंडीशन है। अगर आज मौसम ठंडा हो जाए, ठीक है, मतलब क्या है, जैसे आप देखते हो विंटर में सूरज कम निकलता है, तो उस टाइम पे क्या होगा, जो सोलर रेडिएशन हमारे पास इसका जो कह सकते हैं जो कलेक्शन होगा, वो कहीं ना कहीं क्या होगा, वो असर पड़ेगा इस कंपेयर, मतलब किसकी वजह से, ड्यू टू वेदर कंडीशन। तो ये हमारे पास क्या है, इसकी डिसएडवांटेजेस, ठीक है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देना चाहूँ तो सोलर एनर्जी भैया आपके पास क्या है, सोलर सन है, तो सन से जो भी रेडिएशन आ रही है वो कौन सी है भी, सोलर इरेडिएशन जो सन से आपको देखने को मिल रही है। ये हमारे पास क्या है, सोलर पैनल है, तो इस सोलर पैनल पे क्या होंगी, जो भी रेडिएशन होंगी वो कलेक्ट हो जाएंगी, फिर हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास है इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे, तो चार्ज कंट्रोलर, फिर चार्ज कंट्रोलर कहाँ पे भेजेगा, आपके पास बैटरी सिस्टम में भेजेगा जहाँ पे हमें डीसी पावर मिलेगा, और हम क्या कर सकते हैं भी, इसको यहाँ पे इन्वर्टर में लगा सकते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा डीसी वाला किससे, एसी। तो इस तरीके से हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे पूरा पूरा। अगर मैं फ्लो डायग्राम की बात करता हूं, किसके, एनर्जी फ्लो डायग्राम के बारे में बात करता हूं, रिन्यूएबल की बात कर लेता हूं, तो जैसे हमारे पास क्या है भी, यहाँ पे हमारे पास क्या है, सोर्स है, ये हमारे पास क्या है, एक तरीके से सोर्स है, तो सपोज करो क्या है, उस सोर्स से कितनी इंटेंसिटी आ रही है रेडिएशन की, लेट इट भी कितनी आ रही है, 1000 वॉट, ठीक है, 1000 वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो मतलब क्या है, हमारे पास कह सकता हूँ ये हमारे पास क्या है, एक तरीके से सोलर इंटेंसिटी फ्लक्स है, ठीक है, क्योंकि आप पर मीटर स्क्वायर देख रहे हो, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितनी वॉट ऑफ एनर्जी आपको देखने, कितनी पावर, वॉट बेसिकली पावर की होती है, तो कितनी आपको रेडिएशन यहाँ पे देखने को मिल रही है, 1000 देखने को मिल रही है। और आपको पता है कि ये जो एनर्जी होती है वो कैसी होती है, वो डाइल्यूट फॉर्म में होती है, कैसी होती है, डाइल्यूट फॉर्म में होती है। तो आपने यहाँ पे क्या करा, भी सोलर डिवाइस आपने यहाँ पे लगा दिया, फिर क्या होगा, इस सोलर डिवाइस से आप क्या करोगे, कन्वर्जन करोगे, क्या करोगे, कन्वर्जन करोगे, और उसके बाद क्या होगा, ये जब ये अर्थ पर गिरती है, ठीक है, जब ये अर्थ, ये हमारे पास क्या है, अर्थ सरफेस आपको देखने को मिल रही है, तो इस सरफेस पर हमारे पास जो यूजफुल, मतलब हम लोग कितनी यूज कर पा रहे हैं, हम लोग 1000 में कुल, और कुल कितनी यूज कर पा रहे हैं, कुल मात्र 100 वॉट पर मीटर स्क्वायर ही हम लोग क्या कर पाते हैं, इसको यूज कर पाते हैं। तो देखो हमारे पास एनर्जी तो बहुत ज्यादा अवेलेबल है, लेकिन हम लोग कितना कन्वर्ट कर पा रहे हैं, कह सकता हूं कुल हमारे पास क्या हो रहा है, 1% हम लोग क्या कर पा रहे हैं, इसका कन्वर्ट कर पा रहे हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो कन्वेक्शन की जो एफिशिएंसी है लगभग कितनी है, 10%, कुल और कुल 10% के बराबर है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता है हमारे पास, रिन्यूएबल सोर्स में भी आपको पता है इंस्टॉलेशन कॉस्ट काफी ज्यादा होती है, और ये किस पर डिपेंड करता है, आपके पास वेदर कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। तो सोलर हो गया, ठीक है, सन हो गया, थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन हो गई, ये सारी की सारी क्या है। अगर मैं देखूं, अगर अभी आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है, तो हम क्या करते हैं इस तरीके से, यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ कि ये मेरे पास क्या है, सोर्स है, तो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है मेरे पास, सोलर हो गई, सन हो गया, थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो गई, तो ये सारी की सारी क्या है, सोर्स है। और ये हमारे पास क्या है भी, यहाँ पे सोर्स किस पे, जो टेम्परेचर है इसका सपोज करो क्या है, इनफाइनाइट है। और ये हमारे पास क्या है, सिंक, और सिंक का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे अर्थ की सरफेस, तो अर्थ की सरफेस किसका काम कर रही है, यहाँ पे सिंक का काम कर रही है। तो यहाँ पे हमने क्या लगा रखे हैं, यहाँ पे हमने सोलर प्लेट्स वगैरह लगा रखे हैं, तो कह सकता हूँ एक तरीके से सोलर डिवाइस है। तो जो भी हमारे पास एनर्जी रेडिएशन आ रही है, ठीक है, जो भी हमारे पास जो एनर्जी रेडिएशन आ रही है, और यहाँ पे जो फ्लो होगा, ध्यान रखना है हमारे पास हमेशा क्या होगा, नेचुरल फ्लो होगा। कैसा फ्लो होगा भी, यहाँ पे हमेशा क्या होगा, हमारे पास नेचुरल फ्लो होगा। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास ये जो भी एनर्जी आ रही है, तो ये सोलर डिवाइस पर जाएगी। तो ये सोलर डिवाइस को मैं एक तरीके से कह सकता हूँ, ये हमारे पास क्या है, एनर्जी कन्वर्जन है, ठीक है, जिस तरीके से हमने पावर जो थर्मोडायनेमिक्स वहां पे देखा था। तो ये जो एनर्जी आपको देखने को मिल रही है, ये हाई ग्रेड एनर्जी है, और इसमें कोई भी एमिशन वगैरह नहीं होता है। तो आप क्या करोगे, जो भी एनर्जी फाइनली कहां पर जाने वाली है, आपके पास सिंक पर चली जाएगी, ठीक है। तो जितना आपने कन्वर्ट कर पाए उतना आपने कन्वर्ट कर लिया, और जो रह गई रिमेनिंग वो कहां पर चली जाती है, आपके पास यहाँ पे सिंक में चली जाती है। मतलब कह सकता हूं कि हमारे पास क्या है, अर्थ की सरफेस पर चली जाती है, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप मैं दिखाना चाहूं, तो हो सकता है भी आपको इतना क्लियर विजिबल ना हो, तो मैं उसको यहाँ पे लिख देता हूं। तो ये हमारे पास क्या है भी, सोर्स है, ये हमारे पास क्या है, सोर्स है। तो सोर्स से क्या हो रहा है, जो फॉसिल्स फ्यूल है, जो फॉसिल्स फ्यूल्स है वो हमारे पास क्या है भी, लिमिटेड है। कैसे हमारे पास, वो कैसे भी बिल्कुल लिमिटेड फॉर्म में है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो केमिकल एनर्जी, ठीक है, जो भी केमिकल एनर्जी होगी, और ये कैसी एनर्जी होगी, कंसंट्रेटेड एनर्जी होगी। तो ये जो हमारे पास से लो ग्रेड एनर्जी, और आपने क्या किया, यहाँ पे डिवाइस लगा दिया, क्या लगा दिया, डिवाइस लगा दिया। हम लो ग्रेड एनर्जी इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हमको एमिशन देखने को मिल रहा है। तो अब हमें क्या करना है भी, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे डिवाइस वगैरह लगा दिया। तो ये डिवाइस क्या करेगा, इस एनर्जी को करेगा, कन्वर्ट करेगा आपके हाई ग्रेड एनर्जी में, जो आपके पास क्या है, यूजफुल एनर्जी होती है। भी आपको पता है जो हाई ग्रेड एनर्जी मतलब क्या, आप इसको अपने काम के लिए यूज कर रहे हो, मतलब वर्क को प्रोड्यूस करने के लिए यूज कर रहे हो। तो क्या किया, यहाँ पे हमने एक डिवाइस लगाया, इस केमिकल एनर्जी को हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, हाई ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, और जो भी रिमेनिंग जो छूट जा रहा है, वो लो ग्रेड एनर्जी की फॉर्म में कहां पर चला जा रहा है, सिंक मतलब अर्थ में चला जाता है, ठीक है। तो
अब एमिशन हो रहा है, तो एमिशन किस किस तरीके से आपको देखने को मिल सकता है। तो एमिशन जो भी होता है आप देख सकते हो भी कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्म में हो सकता है, या हमारे पास जो नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड्स हैं उसकी फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है, या हमारे पास जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स रह गए हैं उसकी फॉर्म में हो सकता है, या हमारे पास सल्फर के जो ऑक्साइड है उसकी फॉर्म में हो सकता है, या हमारे पास पर्टिकुलेट जो मैटर होते हैं उसकी फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास इन सब की फॉर्म में हमारे पास क्या है, एमिशन है। और एमिशन का मतलब क्या है, ये क्या कर रहे हैं, सारे के सारे पॉल्यूशन को क्रिएट कर रहे हैं, और एक तरीके से क्या हो रहा है, ये हमारे पास लॉसेस भी दिखा रहा है। तो अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया ले सकते हैं, ठीक है, वैसे तो आप लोगों ने ये उसमें पढ़ा होगा, अपने आईसी इंजन में पढ़ा होगा, तो जो नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड्स होते हैं उनका एमिशन की यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अगर समझ में आता है अच्छी बात है, नहीं आता तो कोई बात नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट इसके लिए नहीं है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड मतलब कह सकता हूँ जो नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं जो उनका फॉर्मेशन होता है वो आईसी इंजन में होता है। दो रीजन होते हैं, पहला रीजन आप देख सकते हो कि जो ऑक्सीजन की जो अवेलेबिलिटी है उसकी वजह से होता है, और दूसरा क्या है, जो हमारे पास जो सिलेंडर है, जो हमारे पास सिलेंडर है उसका जो टेम्परेचर होता है काफी ज्यादा हाई होता है। काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर की वजह से भी क्या होता है, आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कैटालिटिक कन्वर्टर लगाते हैं, कैटालिटिक कन्वर्टर लगाते हैं, जो क्या होता है हमारे पास 3V का होता है। तो हमारे पास जो भी कह सकता हूँ जो यहाँ पे ऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो भी निकलती है, ठीक है, वो क्या होती है, यहाँ पे रोडियम, यहाँ पे रिडक्शन होता है, और नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाती है, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन में। किस में कन्वर्ट हो जाती है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है। और हम लोग यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, रोडियम। रोडियम क्या कर रहा है, एक तरीके से कैटलिस्ट का काम कर रहा है, जो क्या करता है, कैटलिस्ट का काम आपको पता है, जो रिएक्शन का रेट होता है उसको क्या करता है, यहाँ पे इंक्रीज करता है, ठीक है। तो अगर हम एग्जॉस्ट की बात करते हैं, तो अगर मैं लिखूं तो अल्फा टाइम्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस बीटा टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, तो ये फाइनली किसमें हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपके पास देखने को मिल रहा है, मतलब नाइट्रोजन और जो एग्जॉस्ट गैसेस अगर ये मिलती हैं, तो अगर सिलेंडर का टेम्परेचर हाई है, टी सिलेंडर का मतलब टी, इसका क्या मतलब है, टी सी रहे हो, ये हमारे पास क्या सिलेंडर का टेम्परेचर है, ठीक है। सिलेंडर का टेम्परेचर अगर हाई होता है तो हमें ये देखने को मिलता है। तो क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, इसके जो सिलेंडर का जो हाई टेम्परेचर है, कह सकता हूँ यहाँ पे क्या क्या हो सकता है भी, इंजन कूलिंग माल फंक्शनिंग, मतलब कूलिंग अच्छे से प्रॉपर्ली नहीं होगी, एबनॉर्मल कंबशन होगा, मतलब उसकी वजह से नॉकिंग आपको देखने को मिल सकती है। बाकी हम लोग देख सकते हैं कि टर्बो चार्जर के बारे में यहाँ पे जान सकते हैं। तो क्या है हमारे पास, अगर ऑक्सीजन क्या है हमारे पास, लीन मिक्सचर है ना, लीन मिक्सचर है, मतलब क्या है कि प्रॉपर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है उसको बर्न करने के लिए। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ कहाँ पे देखने को मिलेगा, अगर सीआई इंजन की बात करते हैं तो सीआई इंजन में क्या होगा, नॉकिंग की टेंडेंसी यहाँ पे बढ़ा देते हैं। मतलब अगर इंजन का सिलेंडर का जो टेम्परेचर अगर वो हाई हो जाता है तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास जो नॉकिंग होगी वो यहाँ पे कम होती है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं किसकी, डीजल फ्यूल के बारे में, तो डीजल फ्यूल में क्या होगा भी, हमारे पास जो नॉकिंग होगी वो बढ़ जाएगी, ठीक है। वो आपको पता है नॉकिंग किस तरीके से डिपेंड करती है, पेट्रोल इंजन और सीआई इंजन की दोनों की नॉकिंग क्या रहती है, डिफरेंट रहती है, ठीक है। बाकी आप थोड़ा सा और आइडिया ले सकते हो कि कौन कौन से हमारे पास नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे कि NO3 लिखा है, NO2 लिखा है, NO लिखा है, सारे के सारे को सबका क्या होगा, रिडक्शन होगा, और सनलाइट की प्रेजेंस में होगा। सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होगा, सबका रिडक्शन होगा, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे आपको ऑक्सीजन का एलिमेंट देखने को मिलेगा। ऐसे हमारे पास NO, फिर ऑक्सीजन का एलिमेंट, फिर N2 प्लस O2, इस तरीके से आपके पास क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो जो ये मेरे पास O2 है, अगर इस वाली ऑक्सीजन से क्या कर जाए, रिएक्ट कर जाए, तो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होगा, ये ओजोन को क्रिएट करती है, मतलब ओजोन। और आपको पता है भी जो ओजोन सरफेस है अगर उसको हार्म करेगी तो क्या होगा भी, हमारे पास जो सरफेस है जो प्रोटेक्ट कर रही है हमें यूवी रेज से, वो कहीं ना कहीं हमें कह सकते हैं भी इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, कि जो हमारे पास है काफी हार्मफुल गैस है हमारे लिए, ठीक है। तो उसके बाद थोड़ा सा आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर मेरे पास ये नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ठीक, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये मिक्सचर भाई मेरे पास क्या दिखा रहा है, स्टोशियोमेट्रिक मिक्सचर, आपने उन्हें पढ़ा होगा स्टोशियोमेट्रिक मिक्सचर के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब स्टोशियोमेट्रिक मेरे पास जो मिक्सचर है वो 1 है, और अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे 1 मतलब थोड़ा सा 0.9 की तरफ मूव करता हूँ, तो 0.9 पर आपको क्या दिखने का मिलेगा, जो NOx है, ये जो आपको दिखेगा सबसे मैक्सिमम आपको दिखाई देने वाली है क्रूजिंग कंडीशन में, ठीक है। तो बेसिकली इसको इतना अगर आप नहीं भी पढ़ोगे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि आपके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको देखना है तो देख सकते हो, मैंने ये PDF में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी अब मूव करते हैं, हमारे पास जो मेन हमारे पास जो है वो है हमारे पास ये वाला, ठीक है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सोलर क्वांटिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, मतलब हमें यहाँ पे क्या क्या इसके बारे में पढ़ना है। सबसे पहले आप देख सकते हो कि हमारे पास है वेव थ्योरी। तो वेव थ्योरी क्या बोलती है? वेव थ्योरी बोलती है कि अगर मेरे पास जो लैम्डा है, ठीक है, जो लैम्डा है अगर वो क्या हो जाता है, लेस हो जाता है, तो उसका मतलब क्या है, जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। जो फ्रीक्वेंसी है, ऑब्वियस सी बात है, क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। जिसकी वजह से, और फ्रीक्वेंसी ज्यादा कहने का मतलब क्या है कि जो शॉर्ट वेव्स होंगी, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो कॉलिजन होंगे, जो नंबर ऑफ कॉलिजन होंगे उस पर्टिकुलर थिकनेस ऑफ मटेरियल पर, वो क्या होंगे, ज्यादा होंगे। अगर ज्यादा कोलिजन होंगे तो हम कह सकते हैं जो पेनिट्रेशन की जो डेप्थ होगी वो भी क्या हो जाती है, हमारे पास ज्यादा हो जाती है, भी क्या हो जाती है, हमारे पास ज्यादा हो जाती है। तो आप लोगों ने भी ये चीज तो पढ़ी है, विप प्योर है ना, विप प्योर आप लोगों ने याद रखा होगा। तो वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज और आर फॉर रेड होता है, ठीक है। तो अगर हम देखा जाए, ये हमारे पास क्या लिखी हुई, यहाँ पे रेंजेस वगैरह लिखी हुई है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, रेंजेस लिखी हुई है। अगर आप देख सकते हो ये हमारे पास 1/100 माइक्रोन है, 1/100 माइक्रोन है। तो अगर हम इस साइड जाते हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, यूवी रेज है, ये हमारे पास क्या है, यूवी रेज है। तो और ये हमारे पास क्या है, इस साइड में अगर हम इस साइड मूव करते हैं तो हमारे पास सारा का सारा क्या आएगा, इंफ्रारेड। और ये कहां तक होंगी इंफ्रारेड, अप टू 100 माइक्रोन तक होंगी, अप टू 100 माइक्रोन तक हमें क्या देखने को मिलेगी, इंफ्रारेड देखने को मिलेगी। और इंफ्रारेड कहां से स्टार्ट होती है, तो आपको दिख नहीं रहा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 0.7 माइक्रोन, 0.7 माइक्रोन से हमारी क्या होती है, इंफ्रारेड स्टार्ट होती है, ठीक है। और ये जो यूवी रेस स्टार्ट होती है, मतलब अगर आप इस साइड जा रहे हो तो ये जो पॉइंट है ये हमारे पास होता है भी 0.4 या 0.3 आपको देखने को मिल जाता है, ये इसकी हमारे पास रेंज होती है। और इनके बीच में आपको क्या देखने को मिलता है, विजिबल रेस, ठीक है, आपको क्या मिलेगी, विजिबल लाइट। यहाँ हमारे पास क्या मिलेगा, इंफ्रारेड। और यहाँ हमारे पास क्या होगा, अगर मैं इस साइड जाता हूँ तो ये मेरे पास क्या होती है, यूवी रेज होती है, मतलब इसका मतलब क्या है, 0.1, ठीक है, हाँ 0.0 है ना, 0.01 माइक्रोन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास वेवलेंथ का वेरिएशन है। और यहाँ हमारे पास क्या है, रेस वगैरह जो आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास क्या होता है, जो लैम्डा है, जो वेवलेंथ है, अगर मेरे पास कम होती है तो कम होने का मतलब क्या है कि मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ज्यादा होगी। और भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब क्या है कि जो नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगे, जो कोलिजन्स होंगे वो क्या होंगे आपके पास उस पर यूनिट टाइम में, वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। और अगर ज्यादा कोलिजन आपको देखने को मिलते हैं तो जो हमारे पास कह सकता हूं कि जो पेनिट्रेशन होगी उस पर्टिकुलर मटेरियल पे, जो पेनिट्रेशन होगी वो भी क्या हो जाएगी, हमारे पास बढ़ जाती है। मतलब जो पेनिट्रेशन की जो डेप्थ है वो हमारे पास क्या होती है, बढ़ जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। और कौन कौन सी रेंज कहां पर होती है, कब आपको इंफ्रारेड दिखती है, कब आपके पास विजिबल लाइट होती है, ये सब के बारे में भी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद आप देख सकते हो क्या, हाँ एक चीज और थोड़ा सा बता देता हूं, चलो अभी समझा देता हूं इसी में। भाई ये देखो हमारे पास क्या है, ये देख सकते हो कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, प्लॉट है, ये हमारे पास क्या है, प्लॉट है। तो आप देख सकते हो ये मेरे पास क्या है, लैम्डा। लैम्डा का मतलब क्या है, वेवलेंथ। और वेवलेंथ क्या दिखा रही है आपके पास, एक तरीके से डिस्टेंस कंप्लीटेड बाय बंदे। तो एक वेव की वजह से, एक वेव के कह सकता हूं कि एक वेव द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो रही है, जो डिस्टेंस क्या हो रही है, भी ट्रेवल्ड हो रही है, जो डिस्टेंस क्या हो रही है, ट्रेवल्ड हो रही है ना, या फिर कंप्लीट हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, वेवलेंथ कहलाती है। क्या कहलाती है हमारे पास, ये वेवलेंथ कहलाती है। और वेवलेंथ हमारे पास क्या है, भी कुछ नहीं है, लैम्डा ही तो हम लोग शो कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग जानते हो कि लैम्डा इंटू टी हमारे पास क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, रिलेशन। लैम्डा इंटू टी क्या है, हमारे पास कांस्टेंट है। अगर आप लोगों ने हीट ट्रांसफर पढ़ा है तो वहां पे आप लोगों ने रेडिएशन पढ़ा होगा, तो रेडिएशन को आप लोग जानते हो। तो वहां से हमारे पास क्या आता है, लैम्डा इंटू टी हमारे पास क्या आता है, भी कांस्टेंट आया था। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, इसकी बात करता हूं, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो आप यहाँ पे देखो कि हमारे पास इस केस में क्या है, जो ये वेवलेंथ है, जो ये वेवलेंथ है वो क्या है, ज्यादा। और ये सी क्या, म्यू क्या दिखा रहा है, म्यू हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी को दिखाता है। म्यू किसको दिखाता है, फ्रीक्वेंसी को दिखाता है। तो इस केस में देखो हमारे पास क्या बन रही है, जो वेवलेंथ है वो कैसी है, लॉन्ग है। क्या है हमारे पास, जो वेवलेंथ है वो कैसी है, भी लॉन्ग है। तो अगर वेवलेंथ लॉन्ग है तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर फ्रीक्वेंसी कम हो गई तो अभी थोड़ी देर पहले क्या देखा, फ्रीक्वेंसी कम तो मतलब कोलिजन कम, कोलिजन कम का मतलब क्या होगा, पेनिट्रेशन जो होगी वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सेकंड केस आप देख सकते हो कि सेकंड केस में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो लैम्डा है, जो लैम्डा है यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, उस
लैम्डा की जो वैल्यू उस पर्टिकुलर टाइम टी में वो क्या है, यहाँ पे आपको कम देखने को मिल रही है, कम देखने को मिल रही है एज कम्पेयर टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा भी लैम्डा डिक्रीज हो जाएगा, तो लैम्डा छोटा है हमारे पास, शॉर्ट वेव मिलेगी और शॉर्ट वेव की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो बढ़ जाएगी। अगर शॉर्ट वेव की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो मोर कोलिजन होंगे, और मोर कोलिजन होंगे तो पेनिट्रेशन की डेप्थ आपके पास बढ़ जाएगी, और अगर पेनिट्रेशन की डेप्थ आपके पास बढ़ती है तो टेम्परेचर आपके पास क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो क्या हो जाता है भी, बढ़ जाता है। तो इसलिए हमारे पास क्या होता है, विप्योर में आप देखते हो कि जो सबसे ज्यादा जो लैम्डा होगा, मतलब जिसकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगी, वो किस कलर की होती है, वो रेड कलर की होती है, विप्योर। तो जो लास्ट में क्या आता है भी, आर आता है। और आप इस रेड कलर को इसलिए कहां पर यूज करते हो, आप ट्रैफिक सिग्नल्स वगैरह में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और जो सबसे कम होगी, तो सबसे कम आप फिर विप्योर को आप जानते हो, तो विप्योर की सबसे छोटी किसकी होगी, वो हमारे पास होगी भी विप्योर। विप्योर का मतलब क्या है, वॉयलेट की होगी। ठीक है, विप्योर का क्या होगा भी, आपके पास वॉयलेट की होगी। तो आपको इस चीज से कंपेयर कर सकते हो। उसके बाद क्या है भी, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन इसका, सोलर रेडिएशन का। तो डिस्ट्रीब्यूशन का हम लोग क्या करते हैं भी, यहाँ पे कुछ चीजें जो आप लोग को ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि जो हमारे पास जो सन की जो सरफेस, जो सन का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है हमारे पास, वो आपको ध्यान रखना है भी 5880 केल्विन। कितना होता है, 5880 केल्विन होता है। टेम्परेचर काफी ज्यादा होने की वजह से, ठीक है, तो हमने अभी पढ़ा था भी लैम्डा इंटू टी हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और इस कांस्टेंट की वैल्यू भी आपको ध्यान रखनी है, वो कितनी होती है, 2898 होती है। ठीक है, बाकी अभी आ जाएगा, तो 2898 होती है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये जो वेवलेंथ है किसमें होती है, हमारे माइक्रोन में चलती है। किसमें चलती है, माइक्रोन में चलती है। अब आपको लैम्डा पता है, आपको क्या पता है, लैम्डा पता है, सॉरी लैम्डा नहीं, आपको टी पता है। तो टेम्परेचर ऑफ सन पता है, तो ये हमारे पास 2898 डिवाइडेड बाई टेम्परेचर ऑफ सन। तो 2898 डिवाइडेड बाई क्या करता हूं, 5880 करता हूं। तो ध्यान रखना ये हमेशा केल्विन में चलेगा। तो ये हमारे पास कितना निकल के आएगा, 0.49 माइक्रोन। कितना निकल के आएगा भी, 0.49 माइक्रोन। तो 0.49 माइक्रोन का मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारे पास कैसी वेवलेंथ हो गई, ये तो हमारे पास 0.4 मतलब क्या आ गई, शॉर्ट में आ गई। किसमें आ गई, शॉर्ट में आ गई। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास जो सन रेज होती है वो किसमें आती है, हमारे पास शॉर्ट वेवलेंथ की होती है। ठीक है, तो सन इज बीइंग एट अ वेरी हाई टेम्परेचर ड्यू टू थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन। ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या होता है, फ्यूजन रिएक्शन होती है। क्या होती है, यहाँ पे चीजें क्या होती है, फ्यूज होती है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या होती है, थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है। और सन क्या करती है, रेडिएशन को एमिट करती है इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। क्योंकि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, डिफ्यूजिव बॉडी है, और इसलिए हम लोग इसको एज्यूम करते हैं क्या, ब्लैक बॉडी की फॉर्म में हम लोग एज्यूम करते हैं। तो जो टेम्परेचर मैंने आपको बता दिया है सरफेस का कितना होता है, 5880 होता है। तो यहाँ से इंफ्रारेड, ठीक है, हमारे पास इंफ्रारेड हो गया, हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हो गई, ये सब क्या, विजिबल रेज हो गई, ये सब क्या होती है, सन से एमिट हो रही होती हैं। ठीक है, तो जो हमारी स्टडी है, जो बेसिकली हमारी स्टडी है, वो हमारे पास हम लोगों ने देख लिया कहां तक हमारे पास भी। अगर मैं आपको एक थोड़ा सा क्विक रिवीजन करा देता हूं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, 0.1 माइक्रोन था, 0.1 माइक्रोन था। फिर हमारे पास कितना आया था, 0.4 माइक्रोन था। फिर क्या आया था, 0.4 माइक्रोन। फिर हमारे पास कितना आया अभी, 0.7 माइक्रोन। कितना आया, 0.7 माइक्रोन। और ये हमारे पास क्या आ गया अभी, 100 माइक्रोन। क्या आ गया हमारे पास, 100 माइक्रोन आ गया। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पूछा हुआ है। तो अगर मैं देखूं भी 0.1 से लेके 0.4 के बीच में जो हमारे पास रेज होंगी, वो कौन सी होंगी, वो हमारे पास अल्ट्रा वायलेट रेज होंगी। कौन सी रेज होंगी, अल्ट्रा वायलेट रेज होंगी। फिर 0.4 से 0.7 के बीच में, 0.4 से 0.7 के बीच में हमने कौन सी देखी थी, हमने देखी थी भी विजिबल रेज। हमने कौन सी देखी थी, विजिबल रेज देखी थी। और 0.7 से अगर मैं कहूँ 100 माइक्रोन तक जाता हूं, तो हमने कौन सी देखी थी, यहाँ पे इंफ्रारेड रेज देखी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इस 100 के बाद क्या होता होगा, 100 के बाद जो वेव आती है वो हमारे पास कहलाती है रेडियो वेव। कौन सी कहलाती है भी, रेडियो वेव कहलाती है। कौन सी कहलाती है, रेडियो वेव कहलाती है। और अगर मैं अल्ट्रा वायलेट से इस साइड जाता हूं, तो हमें कौन सी देखने को मिलेगी भी, एक्सरे। और इस साइड और जाऊंगा तो हमें कौन सी देखने को मिलेगी, गामा रेज। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। तो और यहाँ पे आप क्या देख रहे हो भी, आगे बढ़ते जा रहे हो, मतलब आपकी वेवलेंथ क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। वेवलेंथ क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है।
ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कोर का टेम्परेचर लिखा हुआ है, तो कोर का टेम्परेचर अगर आपको क्लियर विजिबल नहीं है तो मैं बता देता हूँ। कोर का टेम्परेचर होता है 10⁻7 केल्विन। कितना होता है? 10⁻7 केल्विन। लेकिन कोर का आपसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट आपके पास क्या है कि उसकी सरफेस का टेम्परेचर कितना होता है। तो सरफेस का टेम्परेचर होता है भी 5880 क्या होता है, उसकी सरफेस का टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। और देखो यहाँ पे क्या होती है, फ्यूजन रिएक्शन होती है। हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर क्या बना रहे हैं, हीलियम बना रहे हैं। हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन क्या मिलकर बना रहे हैं, हीलियम बना रहे हैं। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ध्यान रखना है, फ्यूजन रिएक्शन होती है। क्या होती है ये? फ्यूजन रिएक्शन होती है। ठीक है, उसके बाद भी बेहद ही इंपॉर्टेंट लो, कौन सा वाला, प्लैंक लो। आपने पढ़ा है भी, ये पूरा आपने पढ़ रखा है। ठीक है, बस मैं आपको बस हल्का सा यहाँ पे क्विक रिवीजन करा रहा हूँ, क्योंकि इससे छोटा मोटा न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल जाएगा एग्जाम में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास जो भी ये हमारे पास कौन सा लॉ है भी, प्लैंक्स लॉ की वजह से है ना। प्लैंक्स लॉ की वजह से क्या है, प्लैंक्स लॉ होता है ये। तो ई लैम्डा है ना, ई लैम्डा क्या है हमारे पास, किसका फंक्शन होता है, किसका, वेवलेंथ और टेम्परेचर का। किसका फंक्शन होता है, वेवलेंथ और टेम्परेचर का फंक्शन होता है। जहां पे हमारे पास क्या है, C1 अपॉन लैम्डा की पावर 5 ब्रैकेट ई की पावर C2 अपॉन लैम्डा इंटू टी माइनस का 1 होता है। तो जहां पे हमारे पास जो C1 और C2 क्या है भी, एक्सपेरिमेंटल कांस्टेंट है। C1 और C2 हमारे पास क्या, एक्सपेरिमेंटल कांस्टेंट है। लैम्डा हमारे पास क्या है, यहाँ पे वेवलेंथ है। लैम्डा हमारे पास क्या है, यहाँ पे वेवलेंथ है। अच्छा, ये जो हमारे पास भी लैम्डा हमारे पास क्या है, वेवलेंथ है। ठीक, और जो हमारे पास ये जो ई लैम्डा लिखा है, इस ई लैम्डा का मतलब क्या है, इसलिए ई लैम्डा का मतलब है स्पेक्ट्रल, या हम लोग कहते हैं इसको मोनो एटॉमिक, मोनोक्रोमेटिक है ना, स्पेक्ट्रल या मोनोक्रोमेटिक एमिसिव एनर्जी। ठीक है, चाहे तो आप इसको इंटेंसिटी बोल दो, चाहे आप इसको एनर्जी बोल दो, एक ही बात है। तो ये हमारे पास ई लैम्डा की वैल्यू कितनी होती है, वो हमारे पास कितनी होती है, ये आप लोगों ने पूरा पढ़ रखा है रेडिएशन में। ठीक है, उसके बाद आपने क्या देखना है कि स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ आपके पास क्या निकल कर आता है, वो यही तो निकल कर आता है। कुछ नहीं करना आपने, इस वाली वैल्यू को करना है डी लैम्डा के साथ, इसको इंटीग्रेट करो, लिमिट लगाओ 0 टू इनफाइनाइट। तो आपके पास क्या निकलेगा, यहाँ से ई बी क्या होगा भी, सिग्मा इंटू टी की पावर 4। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, इस ई लैम्डा की अगर आपसे मैं यूनिट पूछूं तो आप क्या मुझे इसकी यूनिट बता सकते हो? कहोगे सर इसकी यूनिट तो आसान है, क्या होती है, वॉट पर मीटर स्क्वायर माइक्रो। ठीक है, ये हमारे पास क्या होती है, इसकी यूनिट होती है। क्लियर रहेगा, आपको ध्यान रहेगा भी ये चीज, आपको आई होप बिल्कुल ध्यान रहेगी। ठीक है, तो और ये जो सिग्मा होता है, वो सिग्मा हमारे पास क्या होता है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ होता है। उसके बाद आपने देखा था क्रिस्चॉफ लॉ, आपको याद होगा पूरा आपका रेडिएशन चलने वाला है, तो क्रिस्चॉफ लॉ होता है। तो क्रिस्चॉफ लॉ में क्या होता है कि जो भी इंटेंसिटी आ रही होती है उसमें तीन हमारे पास क्या होती है, कह सकता हूँ उस एनर्जी का ब्रेक होता है। तो हमारे पास एक होती है एब्जॉर्बिटी, एक हमारे पास क्या होती है रिफ्लेक्टिविटी, और एक हमारे पास क्या होती है ट्रांसमिसिबिलिटी। ठीक है, तो ट्रांसमिसिबिलिटी अल्फा, एब्जॉर्बिटी, और ये हमारे पास क्या होता है भी यहाँ पे रो, रो हमारे पास क्या होता है, रिफ्लेक्टिविटी होती है। तो अल्फा, रो और टाउ ये हमारे पास क्या है, उस सरफेस की प्रॉपर्टी, किस पर डिपेंड करती है, सरफेस की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करती है। ठीक है, और जो हमारे पास जो एमिसिविटी है, ये जो एमिसिविटी लिखी है, ये हमारे पास क्या होती है, ये बॉडी की प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी होती भी बॉडी की प्रॉपर्टी होती है। एप्सिलॉन, एप्सिलॉन क्या होती है, एमिसिविटी होती है। अच्छा, तो थर्मल इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ये जो अल्फा होता है वो किसके बराबर हो जाता है, एमिसिविटी के एप्सिलॉन के बराबर हो जाता है। मतलब जितनी भी एब्जॉर्बिटी होती है वो किसके बराबर आ जाती है हमारे पास, कब, थर्मल इक्विलिब्रियम में। ध्यान रखना है, थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो एट थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जो अल्फा होता है वो किसके बराबर होता है, आपके एप्सिलॉन के बराबर हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रहेगा। अच्छा, आपने ये भी जाना था कि जो एमिसिविटी होती है वो क्या होती है भी, एक्चुअल एमिसिव पावर। ये क्या है हमारे पास, एक्चुअल एमिसिव पावर डिवाइडेड बाय क्या करते हो भी, हमारे पास जो आइडियल एमिसिव पावर। और आइडियल किसके लेते हैं हम लोग, ब्लैक बॉडी की लेते हैं। तो ये रिलेशन भी आपको ध्यान होना चाहिए, वैसे तो आपको ध्यान होगा। ठीक है, आप लोगों ने ये सब कुछ पढ़ रखा है। अच्छा, ये जो मैं लैम्डा एम इंटू टी कर रहा था, तो ये किसकी वजह से आ रहा था भी, आपको देखने को मिला था वीन डिस्प्लेसमेंट। तो वीन डिस्प्लेसमेंट की वजह से क्या होता था, लैम्डा एम इंटू टी की वैल्यू कितनी होती है, 2898, और इसकी जो यूनिट होगी भी माइक्रो केल्विन में होती है। इसकी यूनिट क्या है, माइक्रो
इसकी यूनिट क्या होती है, केल्विन में होती है। ठीक है, सन के लिए मैंने निकाल दिया है, कितना होता है अभी 0.4 हमारे पास क्या होता है माइक्रोन में, सन की क्या आती है यहाँ पे, लैम्डा मतलब वेवलेंथ उसकी आती है। ठीक है, अच्छा 0.49 है ना, आपको ध्यान रहेगा। अच्छा यहाँ पे एक कर्व है, हो सकता है भी आपको विजिबल इतना नहीं हो रहा है, तो मैं इसको एक बार और रीड्रॉ कर देता हूँ, तो एक बार और रीड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, इसको एक बार और रीड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से है। अच्छा, अब आपके पास क्या है, यहाँ पे इस तरीके से कर्व बना हुआ है, इस तरीके से क्या बना हुआ है, व्हील डिस्प्लेसमेंट की वजह से क्या हुई, इस तरीके से आपके पास एक प्रोफाइल होती है, मतलब सिमेट्रिक नहीं होता पहली बात तो, इस तरीके से क्या होता है, झुकाव होता है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास ये 0.3 है, ये 0.3 है हमारे पास। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास, एक काम करते हैं थोड़ा सा और आगे की तरफ ले लेते हैं इसको, क्योंकि हमें यूवी दिखाना है, तो यूवी हमारे पास इस तरीके से मैं दिखा सकता हूँ, अल्ट्रा वायोलेट रेज। तो इतना जो शो पोर्शन आपको शो हो रहा है, ये हमारे पास, अच्छा ये हमारे पास क्या है अभी 0.4, ये हमारे पास क्या है 0.4, ये हमारे पास क्या है 0.3, ये वाला पॉइंट है 0.3, ये है हमारे पास 0.4। अच्छा ये हमारे पास क्या है, अल्ट्रा वॉलेट रेडिएशन है, यहाँ पे क्या है हमारे पास, अल्ट्रा वॉलेट रेडिएशन है। फिर आपको पता है जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कहाँ पर होगी, 0.49 माइक्रोन पे होगी, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है अभी सन, तो सबसे ज्यादा टॉप कहाँ पर होगा, वो इस तरीके से होगा, मतलब टॉप मोस्ट पोजिशन है हमारे पास सबसे ऊपर, है ना, वो सन की हो जाएगी यहाँ पे। उसके बाद क्या है कि ये जो रीजन है आपको देखने को मिल रहा है कहाँ तक, इसमें सब कुछ तो हटा पड़ा है, तो इसको मैं अगर ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, ये मेरे पास क्या है 0.7 माइक्रोन है, तो ये जो रीजन आपको देखने को मिल रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विजिबल रीजन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, विजिबल रेडिएशन। ये लगभग कितनी होती है, यहाँ पे जो रेडिएशन होती है लगभग 42% होती है। अच्छा यूवी में कितनी रेडिएशन होती है, लगभग 5% के आसपास होती है। अच्छा इंफ्रारेड क्या हो जाएगा अभी, 0.7 से कहाँ तक जाएगा आपके पास, अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, ये फाइनाइट तक बनाए तो कोई बात नहीं, हम इसको 3.5 तक बना देते हैं। तो ये जो रीजन आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, इंफ्रारेड रेडिएशन मिलेगी। कौन सी मिलेंगी भी, इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक है, इस चीज का आपको भी ध्यान रहेगा, इस चीज का आपको ध्यान रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पे या बोलूँ, यहाँ पे एक बात अगर मैं आपको बोलना चाहूँ कि यहाँ पे रेडिएशन फ्लक्स की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, अगर मैं रेडिएशन फ्लक्स की बात करता हूँ, है ना, रेडिएशन फ्लक्स की बात करता हूँ, तो पहली बात तो इसकी यूनिट क्या होगी, तो यूनिट आपको पता है फ्लक्स है, फ्लक्स का मतलब क्या होता है, पर यूनिट एरिया होता है। तो जो भी रेडिएशन आ रही है, तो रेडिएशन किस में होगी, हमारे पास पावर है, और पावर किस में, वॉट में, डिवाइड कर दो उसको मीटर स्क्वायर से, तो आपके पास क्या मिल जाती है, रेडिएशन फ्लक्स निकल जाता है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आप मुझे बताओ भी टोटल एमिसिव पावर क्या होगी, क्या मैं पूछ रहा हूं आपसे, टोटल एमिसिव, टोटल एमिसिव पावर, ठीक है थोड़ी सी स्पेलिंग में शायद गड़बड़ है, टोटल एमिसिव पावर क्या होगी, तो टोटल एमिसिव पावर आपके पास की हो जाएगी भी हमारे पास, जो भी रेडिएशन फ्लक्स है, जो भी रेडिएशन फ्लक्स है, मतलब अगर मैं एक यूनिट, एक कह सकता हूँ कि मीटर स्क्वायर के एरिया पर जितनी भी पावर निकल रही है, मतलब आ रही है, इनटू क्या कर दूं, अगर मैं उसका जो एरिया है उससे मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल एमिसिव पावर मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है, ये बात आपको आई होप क्लियर हो रही हो। अच्छा, अब इसमें क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट कह सकता हूँ नोट है, तो फटाफट उन नोट्स को देख लेते हैं भी हमारे पास क्या क्या नोट है। सबसे पहला नोट क्या कह रहा है, सबसे पहले ये बोल रहा है कि जो सोलर रेडिएशन फ्लक्स है, वो पहली बात क्या है, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ओवर a wavelength spectrum range in which it covers entire range of visible radiation and some part of ultraviolet and infrared radiation। तो हम लोगों ने देख लिया, अभी तो आपको दिखाया है, यहाँ पे आप देख लो कि इसमें अल्ट्रावायलेट भी आ रही है, विजिबल रेज भी आ रही है, और हमारे पास इंफ्रारेड भी आ रही है। तो ये क्या है भी, और पहली बात तो क्या है, देखो ये यूनिफॉर्म नहीं है, कैसा है आपके पास, ये नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, क्योंकि कहीं 5% आपको देखने को मिल रहा है, कहीं आपको 42% देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि जो सोलर रेडिएशन फ्लक्स है वो हमारे पास क्या है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होता है उस पर्टिकुलर वेवलेंथ स्पेक्ट्रम रेंज पे। और यहाँ पे क्या होता है, जो विजन है हमारे पास वो किस किस को कवर कर रहा है, वो विजिबल को भी कवर कर रहा है आपके पास, कुछ पार्ट इसमें यूवी का भी आ रहा है और कुछ पार्ट इसमें क्या आ रहा है, इंफ्रारेड का भी आ रहा है। तो उसके बाद जो सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि जो मैक्सिमम एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो मैक्सिमम एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, इंफ्रारेड जोन में देखने को मिल रहा है। कहाँ देखने को मिल रहा है, इंफ्रारेड जोन में आपको क्या देखने को मिल रहा है, ध्यान रखना है,
मैक्सिमम एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है। और जो मैक्सिमम स्पेक्ट्रम एमिसिव पावर आपको कहाँ देखने को मिल रही है, वो आपको देखने को मिल रही है विजिबल विजन जोन। तो मैक्सिमम स्पेक्ट्रम एमिसिव पावर आपको विजिबल जोन में दिखेगी। और इसको किससे गिवन करते हैं हम लोग, मतलब किस लॉ से देते हैं, प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन से देते हैं। ठीक है, तो अब फटाफट छोटे से न्यूमेरिकल हमारे पास हैं, तो जो आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डिटरमाइन द रेंज ऑफ वेवलेंथ, डिटरमाइन द रेंज ऑफ वेवलेंथ एंड बैंड ग्रुप इन विच अर्थ इज एमिटिंग रेडिएशन एट द मैक्सिमम स्पेक्ट्रल पावर इफ अर्थ इज assumed टू बी अ ग्रे बॉडी एंड इट्स टेम्परेचर रेंज कितनी है भी 300 से 250 के बीच में। तो हमारे पास जो अर्थ की जो टेम्परेचर रेंज वो कितनी दे रखी है भी 300 से 250 केल्विन दे रखा है। तो हम लोग जानते हैं वीन डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होगा, जो लैम्डा एम इंटू टी का जो रिलेशन होता है वो किसके बराबर होता है, 2898 के बराबर होता है। अगर मैं यहाँ पे क्या रखता हूँ, पहली बार में 300 केल्विन रखता हूँ, तो जब मैं 300 केल्विन रखूंगा तो लैम्डा वन मेरे पास कितना निकलेगा 28। आपने क्या करना है फिर 2898 को पहली बार क्या करना है 300 केल्विन, ध्यान रखना है टेम्परेचर केल्विन में होगा। तो ये हमारे पास कितनी निकल कर आएगी, हमारे पास 9.66 निकल कर आएगी माइक्रोन। अगली बार क्या करोगे आप, लैम्डा 2 निकालोगे, तो लैम्डा 2 के लिए क्या करोगे, यहाँ पे डिवाइड किससे कर दोगे, इस बार 250 से कर दोगे, किससे कर दोगे 250 से कर दोगे। तो ये हमारे पास कितना निकलेगा 11.59 माइक्रोन निकल कर आएगा। अच्छा भाई ये वाली जो रेंज है, ये वाली जो रेंज है ये कौन सी रेंज में आता है, ये हमारे पास आता है इंफ्रारेड की रेंज, इसमें आता है भी इंफ्रारेड के अंदर आता है। तो इसलिए हमारे पास ये जो रेंज आ रही है इस वेवलेंथ की, ये कहां पर लाई करने वाली है, दोनों की दोनों आपके पास इंफ्रारेड रेडिएशन में लाई करने वाली है। तो ये हमारे पास इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। उसके बाद आप देख सकते हो कि सेकंड अगर मैं बात करूं, एक क्वेश्चन है हमारे पास, तो थोड़ा सा कह सकता हूं काफी बड़ा क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं, थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, assuming है ना, assuming earth as black body with a surface temperature of 300 Kelvin and sun as black body of emitting radiation of maximum energy at this कितना मैक्सिमम एनर्जी है, द स्पेक्ट्रल पावर डिस्ट्रीब्यूशन विद रेस्पेक्ट टू वेवलेंथ एट अ सर्टेन, आपको ये रिलेशन आपको दिया हुआ है जहां पे C1 और C2 की आपको वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो डिटरमाइन द एरिया, एरिया रेशियो आपसे क्या पूछा है, पहला पूछा है भी डिटरमाइन द एरिया रेशियो ऑफ स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर कर्व फॉर द सन एंड द अर्थ एंड आल्सो डिटरमाइन द एरिया रेशियो इफ अर्थ इज ट्रीटेड एज ग्रे बॉडी ऑफ एब्जॉर्बिटी 0.9 एट थर्मल इक्विलिब्रियम। तो ये हमारे पास है सारी की सारी। तो देखो भी अगर अर्थ की बात करते हैं, ये हमारे पास क्या है सोर्स हमारे पास क्या है सन, और ये हमारे पास रिलेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है, जहाँ पे हमें C1 और C2 की आपको वैल्यू दे रखी है। ठीक है, C1 और C2 की वैल्यू दे रखी है। तो ये हमारे पास क्या होता है भी लैम्डा इंटू टीवी कितना होता है 2898, और हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू दे रखी है। तो आप जब इसमें वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास क्या निकल जाएगा, सरफेस का टेम्परेचर निकल जाएगा सन का, ये कितना है 5880 आया है। अर्थ का टेम्परेचर आपको कितना दिया हुआ है 300 केल्विन दिया हुआ है। तो एरिया रेशियो क्या होगा, सन डिवाइडेड बाई अर्थ, क्या हो जाएगा, सन डिवाइडेड बाई अर्थ हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी अपने पास, ये वाला रिलेशन। ठीक है, तो यहां से आप क्या देख सकते हो भी इस रिलेशन की, और ये हमारे पास फाइनली क्या निकल के आता है, स्टीफन लॉ बन जाता है। और यहाँ पे सिग्मा इंटू टी की पावर 4 आ जाएगी, और नीचे क्या जाएगा टी ई की पावर 4 आ जाएगी। तो सन का हम लोग निकाल चुके हैं, अर्थ का में दे रखा है 4, तो हमारे पास ये इतना वैल्यू निकल कर आएगी। ये कितनी निकल कर आएगी 1.48 इंटू 10 की पावर 5, ये आपके पास निकल कर आएगी। उसके बाद अगर मैं सेकंड केस की बात करता हूँ, तो सेकंड केस में क्या होगा कि हमारे पास क्या होगा, जब यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, आई थिंक यहाँ पे आपको अल्फा दिया हुआ नहीं, एमिसिविटी दे रखी है, सॉरी एमिसिविटी दे रखी है, शायद एब्जॉर्बिटी दे रखी है ना, एब्जॉर्बिटी मतलब अल्फा दिया हुआ है, और अल्फा दिया हुआ है, और आपको पता है कि अल्फा हमारे पास किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। तो आपने क्या करना है भी, इसको बात है ना, जब आप लिखोगे भी EBS डिवाइडेड बाई EB, यही लिखते हो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से, तो हम लोग यहाँ से भी निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे सिग्मा इंटू टी एस की पावर 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके लिखोगे एप्सिलॉन इंटू सिग्मा, एप्सिलॉन इंटू सिग्मा इंटू टी की पावर अर्थ की पावर 4 जाएगा। तो एफ सिग्मा से सिग्मा कट जाएगा, आपके पास एप्सिलॉन नीचे जाएगा। तो आपने क्या करना है भी, बस यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी है, और जब आप वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास क्या निकल के आएगी, ये आपके पास 1.63 इंटू 10 की पावर 5 निकल के आ जाएगा। तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, तो कह सकते हैं कि आप इसको देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये सेशन सही लगा होगा। ठीक है, तो इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, मतलब क्या है कि जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा बताना है आपको अगर कैसा लगता है, अगर ये आपको सही लगता है तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं जैसा भी है बनता है हम लोग इसको करेंगे। तो जरूर अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा, इसका जरूर रिव्यू दीजिएगा। थैंक यू।